हेलो दोस्तों, मेरा नाम राजीव है और स्वागत है आपका एक नए ट्यूटोरियल में। इस ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग डेमो सर्वर पे जो हम लोग जो वेबसाइट बनाते हैं उसे हम लोग मेन वेबसाइट पे मूव करेंगे, यानी कि एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे वेबसाइट को माइग्रेट करने का ये जो प्रोसेस है। ऐसा हो सकता है कि क्लाइंट जो है वो एक पुराना होस्टिंग है और वो नया होस्टिंग में अपना वेबसाइट को मूव करना चाह रहा है। पुराने होस्टिंग से वो खुश नहीं है और नया होस्टिंग उसने खरीदा और हम लोग का काम है कि पूरा का पूरा वेबसाइट को नए होस्टिंग में मूव करना है। अच्छा, ऑटोमेटिक सॉल्यूशंस इसका है, हाँ, फॉर यू काइंड इन्फॉर्मेशन। प्लगइन्स वगैरह हमारे पास बहुत सारे अवेलेबल है, तो उसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर है डुप्लीकेटर है, ऑल इन वन वर्डप्रेस माइग्रेशन है। इस टाइप का बहुत सारा प्लगइन है जो ऑटोमेटिकली एक पुराने वाले सर्वर में डालो, पुराने वाले सर्वर के वेबसाइट में डालो, उस प्लगइन को इंस्टॉल करो, वो एक फाइल दे देगा और नए वाले सर्वर में डालना है, स्टेप्स वगैरह होता है। लेकिन वो फेल हो जाता है मेथड जब जब हमारा वेबसाइट बहुत बड़ा होता है और बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, तो उस समय ये 100% सक्सेस रेट नहीं होता। और जो प्रोडक्शन सर्वर है, यानी कि जो रियल वर्ल्ड में जो वेबसाइट होता है, उसमें 0% जो एरर होना चाहिए वो 0.000% होना चाहिए। एक मतलब रत्ती भर का भी एरर नहीं होना चाहिए। तो उस केस में जो ओल्ड स्कूल मेथड होता है, मतलब मैनुअली सबको मूव करने का, वो तरीका हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। हाँ, अदरवाइज जो डुप्लीकेटर और जो ऑल इन वन डब्ल्यू माइग्रेशन नाम का जो प्लगइन है, वो भी बहुत ही, उसका भी अच्छा रेशियो अच्छा है। यदि छोटा वेबसाइट है तो बहुत ईजिली उससे हम लोग मूव कर सकते हैं। लेकिन ये जो वीडियो है स्पेसिफिकली उस केस के लिए है जब आप लोग मैनुअली मूव करना चाहेंगे वेबसाइट को। यूजली ऐसा होता है जब वेबसाइट का जो साइज़ 200-300 MB से ज़्यादा हो जाता है, हाँ, तो वो सब जो ऑटोमेटिक सॉल्यूशन है प्लगइन का, वो सब काम नहीं करता है। तो ठीक है, तो इस टेस्ट केस में ये है कि ये jagannath.wpautom.com जो ये सब डोमेन पे मेरे सर्वर पे ये वेबसाइट मैंने बना लिया है। और जो सारा डिटेल है वो ये रहा। क्लाइंट का वेबसाइट ये है rc-sailplane.com.au। तो क्लाइंट ने मुझे अभी जब हम लोग वेबसाइट स्टार्ट कर रहे थे तो क्लाइंट ने उस समय होस्टिंग का डिटेल नहीं दिया था, तो हम लोग को सारा वेबसाइट अपने सर्वर पे करना पड़ा, फिर क्लाइंट को अप्रूवल के लिए भेजना पड़ा। क्लाइंट ने कुछ मॉडिफिकेशन किया और फिर फाइनली अप्रूव कर दिया है वेबसाइट को। तो जो वेबसाइट है वो इस तरह से लग रहा है। अब क्लाइंट चाह रहा है कि इस वेबसाइट को उसके सर्वर पे मूव करना है। तो एक तो उसके वेबसाइट में जाके वर्डप्रेस इंस्टॉल करके फिर से पूरा वेबसाइट बनाओ, या फिर ये सारा फाइल वहाँ मूव कर दो। तो इस ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे कि कैसे डेमो सर्वर से उसके वेबसाइट में हम लोग मूव करेंगे सारा। ठीक है, तो इसके लिए कुछ स्टेप्स मैंने लिख रखा है ताकि आराम हो, ये ट्यूटोरियल फटाफट हो जाए। अच्छा, डेमो सर्वर ये है jagannath.wpautom.com, और जो क्लाइंट का वेबसाइट है वो ये है। अभी इसमें हम लोगों ने वर्डप्रेस और एसएसएल वगैरह कुछ इंस्टॉल नहीं किया है, तो इसलिए इस तरह नाम है। अच्छा, पुराना जो सर्वर है उसका वर्डप्रेस का लॉगिन डिटेल ये है। अच्छा, तो हम लोग जो स्टेप्स है वो हम लोग करना है। ओल्ड स्टेप नंबर 1 है ओल्ड सर्वर, यानी पुराना सर्वर, यानी मेरा जो सर्वर है, हाँ, वहाँ पे जाके हम लोग को कुछ कुछ WP कंटेंट फोल्डर का बैकअप लेना है, WP कॉन्फ़िग फाइल का लेना है और डेटाबेस को, ये तीन को बैकअप लेना है। तो चलिए हम लोग अपने सर्वर पे जाते हैं। मेरा जो सर्वर है wp-autom/cpanel, इसमें जाएंगे हम लोग। ये मतलब पुराना सर्वर है अभी। पुराने सर्वर में हम लोग लॉगिन कर रहे हैं और यूज़र नेम और पासवर्ड तो आप लोगों को पता ही होगा, पुराना सर्वर का, उसमें हम लोगों ने लॉगिन कर लिया। अच्छा, इसमें जो है सब डोमेन में था, वेबसाइट जो है वो है jagannath.wpautom.com। तो इसके फाइल मैनेजर में हम लोग जाएंगे और ये इस सर्वर में बहुत सारा डेमो सर्वर ही चलता रहता है, मतलब एक्चुअल कोई वेबसाइट नहीं है, सिर्फ डेमो का काम होता रहता है। तो jagannath.wpautom, हाँ, ये जो सारा फाइल है इधर वर्डप्रेस का राइट साइड में, ये है jagannath.wpautom.com, मतलब जिस वेबसाइट में हम लोग को काम करना है। तो स्टेप्स क्या था? पहला तो था WP कंटेंट जब फोल्डर है इसका बैकअप लेना है। ठीक है, तो WP कंटेंट, WP एडमिन और WP इंक्लूड्स जो है वो यूजली वर्डप्रेस में ही सप्लाई होता है, तो उसको बेकार में बैकअप लेने की ज़रूरत नहीं है। ओनली WP कंटेंट, और इसी फोल्डर के अंदर, हाँ, WP कंटेंट में ही सारा न्यू कंटेंट रहता है। जितना भी थीम इंस्टॉल करेंगे आप, प्लगइन इंस्टॉल करेंगे या इमेजेस अपलोड करेंगे, सब इसी फोल्डर के अंदर रहता है। जैसे WP कंटेंट में जाते हैं, जितना भी थीम आप डालेंगे यहाँ रहेगा, प्लगइन्स प्लगइन्स के फोल्डर में रहेगा, और अपलोड्स में ये ईयर वाइज सारा जो फाइल है वो सब अपलोड होगा। जैसे 2021 में अप्रैल मंथ में ये कितने इमेजेस अपलोड किए हमने, सब यहाँ पे वो आपको मिल जाएंगे। अप वन लेवल एंड
ठीक है, WP कंटेंट को हम लोग राइट क्लिक करके कंप्रेस कर लेंगे। पहले जिप करते और ये कंप्रेस हो गया। ये रहा साइज 16.59। ये बहुत ही छोटा वेबसाइट था, इसलिए साइज़ कम है। हाँ, और इस ट्यूटोरियल के लिए परफेक्ट है आपको सीखने के लिए। यूजली 500 600 MB या वेबसाइट कभी 2-3 साल पुराना हो जाता है तो उस केस में तो 1.5 GB और 2 GB भी साइज़ हो जाता है। उस केस में वो जो ऑटोमेटिक प्लगइन है, डुप्लीकेटर एंड ऑल दोज थिंग्स, वो तो काम ही नहीं करेगा, 0% चांस है उसका। अच्छा, राइट क्लिक, डाउनलोड, इसे हम लोग अपने डेस्कटॉप में डाउनलोड कर लेंगे। अच्छा, जब हम लोग वेबसाइट को ऐसा करते हैं, एक फ़ोल्डर बना लेते हैं इस वेबसाइट के सी ड्राइव में। एक फ़ोल्डर हम लोग बना लेते हैं इस वेबसाइट के नाम से, और एक फ़ोल्डर बना लेते हैं बैकअप नाम का, BKP। इसके अंदर सारा बैकअप का फाइल हम लोग डालेंगे। तो हमारा WP कंटेंट हो चुका है, ये रहा। इसे हम लोग इधर डाल देते हैं। ओके ओके, नेक्स्ट के स्टेप 1 में ही था बैकअप ऑफ WP कॉन्फ़िग फाइल। ठीक है, तो WP कॉन्फ़िग फाइल जो है इसका बैकअप ले लेते हैं। ठीक है, ये भी हो गया। अच्छा, WP कॉन्फ़िग को हम लोग सीधा नाम चेंज कर देंगे, डेमो कर देते हैं। हाँ, डेमो सर्वर है इसलिए डेमो, कन्फ्यूज़न ना हो, क्योंकि न्यू सर्वर का भी जो फाइल होगा वो भी WP कॉन्फ़िग हमें चाहिए फ्यूचर में। तो अभी से ही सेफ साइड में रहने के लिए इसको डेमो बना देते हैं, ताकि समझ आ जाए कि ये डेमो सर्वर का था, ओरिजिनल सर्वर, न्यू सर्वर का नहीं है। अच्छा, फिर इसमें स्टेप 3 है, बोल रहा है बैकअप डेटाबेस, मतलब पुराने सर्वर से डेटाबेस को बैकअप करो। तो डेटाबेस का नाम जानने के लिए हमें ये जो WP कॉन्फ़िग जो फाइल था इसको डबल क्लिक करेंगे। ओके, और जो डेटाबेस का नाम है वो लाइन नंबर 24 में है। हाँ, इसे हम लोग कॉपी करेंगे और सी पैनल में PHP माई एडमिन है, मिलेगा नहीं तो थोड़ा सा नीचे आने पे PHP माई एडमिन मिलेगा, इसमें जाएंगे। PHP माई एडमिन में सारा डेटाबेस रहता है। तो जो हमारा जो डेटाबेस है वो है, Ctrl+F Ctrl+V करते हैं, WP86। तो इस डेटाबेस के अंदर जाएंगे। हाँ, ये था ना WP कॉन्फ़िग फाइल में जो डेटाबेस है, लाइन नंबर 24 में दिया है। ठीक है, इसका काम हो गया। ये WP कॉन्फ़िग फाइल का यही था कि डेटाबेस को पता करने का। ओके, और हम लोग जो डेटाबेस में आए और इसको हम लोग बैकअप ले लेंगे, यानी एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे। क्विक मेथड SQL एंड देन क्लिक ऑन गो। और वेबसाइट छोटा है तो 5 MB 10 MB रहेगा, यदि वेबसाइट बड़ा है तो 50 MB या 100 MB का भी डेटाबेस हो सकता है। ओके, तो ये भी हमें कट करके इसमें डाल देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये 3-4 फाइल हो गया। यानी स्टेप 1 था ये। ठीक है, अब हम लोग स्टेप 2 में आते हैं। न्यू सर्वर जो है उसमें क्या करना है, वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है, और जो भी प्रोसेस है हम लोग एक एक करके करते हैं। तो चूंकि ये सर्वर न्यू है तो इसे हम लोग इनकॉग्निटो मोड में सेटअप सारा करेंगे। न्यू इनकॉग्निटो सर्वर, और यहाँ पे नोटपैड पे मैंने सारा डिटेल लिखा हुआ है। ये क्लाइंट का सर्वर का डिटेल है, /cpanel। ये हुआ, ये यूज़र आईडी है, और ये है पासवर्ड। ठीक है, लॉगिन कर लेते हैं हम लोग। ये हम लोग इनकॉग्निटो मोड में करेंगे क्योंकि अभी हम लोगों ने वर्डप्रेस का सेटअप वगैरह नहीं किया है। इनकॉग्निटो मोड में लॉगिन करने के बाद यहाँ पे प्राइमरी डोमेन DV सर्टिफिकेट ग्रीन कलर का दिखा रहा है, मतलब SSL इंस्टॉल्ड हो चुका है इसमें। यूजली सर्वर यदि 2-3 दिन पुराना होता है तो उसमें ऑटोमेटिकली SSL इंस्टॉल हो जाता है, अदरवाइज़ हमें SSL का प्रोसेस फॉलो करना होगा। SSL के स्टेटस वाले में जाना होगा, इस वाले लिंक पे, और यहाँ पे जो ग्रीन कलर का लॉक दिख रहा है, यहाँ ये सब रेड कलर का दिखेगा, तो वहाँ पे हमें रन ऑटो SSL का जो बटन है इस पर क्लिक करना होगा, और 1-2 मिनट बाद ये रिफ़्रेश हो जाएगा और सब SSL इंस्टॉल हो जाएगा। तो वो उस केस में जब SSL इंस्टॉल नहीं है, हमारे केस में SSL इंस्टॉल्ड हो चुका है, हमें टेंशन नहीं लेने का। अब हमें क्या करना था, स्टेप्स न्यू सर्वर में इंस्टॉल वर्डप्रेस। तो इससे हम करते हैं इंस्टॉल SSL एंड वर्डप्रेस कर देते हैं। ठीक है, तो SSL इंस्टॉल हो चुका है, वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं। तो वर्डप्रेस
न्यू सर्वर है, ये नया वाला सर्वर है। वर्डप्रेस में आते हैं, क्लिक ऑन इंस्टॉल नाउ। डायरेक्टरी को ध्यान रखना है कि कुछ ना रहे, और यहाँ HTTPS सेलेक्ट करेंगे। ओके, और साइट का नाम वगैरह जो डिस्क्रिप्शन है, एडमिन यूज़र नेम, पासवर्ड, ये सब कुछ हम लोग ब्लैंक ब्लैंक ये कर देते हैं ना। यूज़र नेम जो रहता है ADM कुछ भी है, क्या है ये, इन्फो ना। ईमेल तो देना ही होगा, अदरवाइज ये एरर दे देगा। एक्चुअली क्या है कि ये चूंकि हम लोग पूरा डेटाबेस मूव कर देंगे ना, तो ये जो यूज़र नेम और पासवर्ड रहेगा वो जो पुराना वाला डेमो सर्वर का है वही हो जाएगा। तो अभी हम लोग वर्डप्रेस इंस्टॉल कर रहे हैं, कोई भी यूज़र नेम और पासवर्ड से टेंशन नहीं लेने का। एक ईमेल देना था इसलिए कोई भी ईमेल दे दिया, लेकिन ये सब ओवरराइट हो जाएगा क्योंकि डेमो सर्वर में जो है वो है यूज़र नेम ये और पासवर्ड ये, तो सेम न्यू सर्वर में भी हो जाएगा वो। ओके, हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं वर्डप्रेस को। तो न्यू सर्वर में हम लोग गए, HTTPS सेलेक्ट किया और ईमेल वगैरह दिया। एडमिन यूज़र नेम आप कुछ भी दे दीजिए, वो बाद में ओवरराइट हो जाएगा। एंड देन क्लिक ऑन इंस्टॉल। ओके, और होपफुली जल्दी हो जाना चाहिए। अच्छा, ओके, इंस्टॉल हो चुका है। इस वाले लिंक पे क्लिक कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं। ठीक है, हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है। ओके, वेरी गुड। हम लोग कंट्रोल पैनल में जाते हैं, CP क्लिक करते हैं। ओके, न्यू सर्वर में क्या था, इंस्टॉल SSL एंड वर्डप्रेस, वो हो गया। अच्छा, अब टेबल का प्रीफिक्स करना है WP config फाइल में चेंज। तो न्यू सर्वर में जाते हैं। हाँ, ये इनकॉग्निटो मोड में हमारा न्यू सर्वर खुला हुआ है। तो क्या स्टेप नंबर 2 है, स्टेप नंबर 2 में ये कह रहा है टेबल का प्रीफिक्स करना है WP config फाइल में चेंज। तो हम लोग फाइल मैनेजर में जाएंगे, न्यू सर्वर के, इसके पब्लिक अंडरस्कोर HTML में WP config ये फाइल है। इसे राइट क्लिक किया, डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये जो WP config है ये है न्यू सर्वर का। अब पुराना वाला का नाम हमने चेंज कर दिया था डेमो, तो हमें क्या करना है, टेबल का जो प्रीफिक्स है वो चेंज करना है। ठीक है, तो हम लोग WP config फाइल में आते हैं। डेटाबेस का जो है यूज़र नेम पासवर्ड वो वही रहेगा, एंड ये जो टेबल प्रीफिक्स है लाइन नंबर 66। हाँ, और डेमो वाला जो WP config है इसके लाइन नंबर 67 में है WPJU, ये कॉपी करेंगे। याद रखना है। हाँ, पुराना वाला जो डेमो सर्वर है उसके WP config में जो भी टेबल प्रीफिक्स था वही हम लोग न्यू वाले सर्वर में डाल देंगे। तो हमने WPJU डाल दिया और इसे सेव कर देते हैं और काम ख़त्म। और ये फाइल को, ये हुआ चेंज द टेबल प्रीफिक्स ऑफ द WP config फाइल इन द न्यू सर्वर। ओके, रिप्लेस WP कंटेंट फोल्डर। ओके, अब न्यू सर्वर में हम जो WP कंटेंट का जो फोल्डर था इसे पूरा डिलीट कर दो एंड देन अपलोड करो। तो ये पूरा का जो पूरा फोल्डर पकड़ा, ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ डाल देते हैं। जल्दी हो जाए तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज सर्वर स्लो है तो ये ट्यूटोरियल लंबा खिंचता चला जाएगा। 3 4 शायद ये काफ़ी टाइम लग जाएगा। ठीक है, यदि टाइम लग जाएगा तो हम लोग ट्यूटोरियल को क्लोज कर देंगे और फिर थोड़ी देर में फिर से आएंगे। एनीवे, तो आगे का जो स्टेप्स है वो हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। ओके, तो ये कह रहा था रिप्लेस द WP कंटेंट, मतलब हम लोग WP कंटेंट को तो डिलीट कर दिया, ये WP कंटेंट का जो जिप फोल्डर डाल के इसे हम लोग एक्सट्रैक्ट कर देंगे। अच्छा, और जो डेटाबेस जो बना है न्यू सर्वर में उसे भी हम लोग पूरा रिप्लेस करेंगे। ठीक है, इसके बाद का स्टेप्स हम लोग चेक करते हैं। ये फाइल अपलोड होने में काफ़ी टाइम लग रहा है, काफ़ी टाइम, मुझे लगता है 2-3 मिनट तो लग ही जाएगा। एनीवे, ये होता है ऐसा यूजली जब फाइल साइज़ बहुत बड़ा होता है। डाउनलोड तो फटाफट हो जाता है, अपलोड होने में ही टाइम लगता है। जब फाइल साइज़ बहुत बड़ा होता है तब तो सोच सकते हैं आप घंटों लग जाता है अपलोड होने में। और जो ऑटोमेटिक जो प्लगइन्स है वो यदि हम यूज़ कर रहे हैं और उसमें यदि बीच में कुछ अटक गया, मान लीजिए 60 या 70% में, तो बहुत दुख होता है। ऐसा बहुत बार हुआ है मेरे साथ। डुप्लीकेटर वगैरह यूज़ करने से ऐसा होता है कि जब वेबसाइट का साइज़ यदि 300 MB 400 MB होता है तो
यूजली 60%, 70%, 80%, 90% प्रोग्रेस होने के बाद वो एरर आ जाता है, और उस समय बहुत ही ख़राब लगता है कि सारा टाइम वेस्ट हो गया, क्योंकि अपलोड होने में, डाउनलोड होने में 2-3 घंटा वेस्ट हो जाता है। ठीक है। तो ये मैनुअल जो वे है वो एकदम, कहते हैं, फूल प्रूफ मेथड होता है, एकदम परफेक्ट होता है, ये फेल नहीं हो सकता है, क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेस है इनफैक्ट ना। हम लोग सारा फाइल को मूव कर रहे हैं और डेटाबेस को मूव कर रहे हैं, तो इससे आप, मतलब आप लोग को कमांड काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, नॉलेज हो जाएगा कि सर्वर में कैसे फाइल्स वगैरह को मूव करते हैं, डेटाबेस को मैनेज करते हैं। और डेटाबेस में जब काम करना होता है तो काफ़ी ट्रिकी भी होता है, ध्यान दे के काम करना रहता है, क्योंकि डेटाबेस में भी थोड़ा सा गलती हो जाने से ना वेबसाइट डाउन हो जाएगा। तो ये हमें ध्यान देना है। वर्डप्रेस के एडमिन वाले सेक्शन में थोड़ा बहुत गलती हो गया तो कोई बात नहीं, पेज में कुछ गलती हो गया तो पेज को डिलीट कर दो या एडिट कर दो फिर से, लेकिन डेटाबेस में यदि कॉमा चला गया, सेमी कोलन चला गया, तो वेबसाइट डाउन हो जाता है उस समय, काम नहीं करता है। एनीवे, ये बातों बातों में 33% तो हो गया है, लेकिन शायद ये लग रहा है कि कुछ देर और लगेगा डाउनलोड होने में। 36। तो या तो हम लोग कुछ देर बातें कर सकते हैं या फिर वेट कर सकते हैं। ओके, तो WP कंटेंट जो फाइल है वो 100% अपलोड हो गया है। तो थोड़ी देर के लिए मैंने ब्रेक लगा दिया था, आपके लिए तो ये क्विक होगा। हाँ, तो ब्रेक लगा दिया था, और ये WP कंटेंट फाइल 100% हो गया है। ठीक है, इसे हम लोग करते हैं गो बैक टू दिस, और WP कंटेंट फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। राइट क्लिक, एक्सट्रैक्ट हेयर। वेरी गुड। फिर क्या था? अच्छा, WP कॉन्फ़िग फाइल जो हमने चेंज किया था उसे भी तो अपलोड करना होगा। तो अपलोड WP कॉन्फ़िग, क्योंकि इसमें टेबल का प्रीफिक्स हमने चेंज किया है। ओवरराइट यस करेंगे, देन बैक जाना है। तो स्टेप्स था, इंस्टॉल वर्डप्रेस हो गया है, WP कॉन्फ़िग टेबल प्रीफिक्स होके उसे अपलोड कर दिया, WP कंटेंट फोल्डर डाल दिया। अच्छा, अब हम लोग डेटाबेस में आएंगे, सही है ना? तो डेटाबेस में सी पैनल में जाते हैं, PHP माई एडमिन। WP कंटेंट फाइल से हमें डेटाबेस का नाम मिल जाएगा। इस वाले सिनेरियो में सिर्फ एक ही डेटाबेस है, तो हम लोग डेटाबेस में जाते हैं। WP823 नाम का जो डेटाबेस है, ओके। इसमें कह रहा है डिलीट द कंटेंट ऑफ द डेटाबेस एंड इंपोर्ट द SQL फाइल फ्रॉम द ओल्ड सर्वर। तो सारा जो अभी जो डेटाबेस का जितना भी कंटेंट है वो सब डिलीट कर देना है। चेक ऑल, एंड एम्प्टी नहीं करने का, ड्रॉप करने का। ड्रॉप में डिलीट होता है, एम्प्टी में वो एम्प्टी हो जाएगा कंटेंट, लेकिन टेबल रह जाएगा। ड्रॉप, फिर यस। अब हम लोग अपने डेटाबेस में जब आएंगे तो कुछ नहीं रखा, यहाँ लिखा हुआ है नो टेबल्स फाउंड। ठीक है, वेरी गुड, यही चाहिए था हमें। अब हम ये इंपोर्ट करना है। क्या इंपोर्ट करना है? SQL फाइल, ये वाला। हाँ, इसे कॉपी कर लेते हैं डेस्कटॉप पे, और इसे अपलोड करना है न्यू वाले सर्वर के डेटाबेस में। ओके, सेलेक्ट फाइल हो गया, एंड देन क्लिक ऑन गो। और बाकी जो भी टिक वगैरह था उसे रहने देते हैं, एंड देन क्लिक ऑन गो। छोटा सा फाइल है, 4-5 MB का, तो होपफुली ये काफ़ी जल्दी हो जाए। प्लीज़ बी पेशेंट, द फाइल इज़ बीइंग अपलोडेड, डिटेल्स अबाउट द अपलोड आर नॉट अवेलेबल। यूजली 5 MB है तो जल्दी हो जाना चाहिए। ठीक है, हम लोग वेट करते हैं। होपफुली यस, और ये इंपोर्ट जो है सक्सेसफुली फिनिश्ड हो चुका है। वेरी गुड। अब हम लोग डेटाबेस पे क्लिक करते हैं, इधर बहुत सारा टेबल है। अच्छा, नेक्स्ट केस था इंपोर्ट जो हो गया है वो हो गया है। अब WP ऑप्शन नाम का टेबल में जाके हमें साइट URL, होम URL और एडमिन ईमेल को चेंज करना है। WP ऑप्शन जो टेबल है, इसका मतलब जो टेबल का जो प्रीफिक्स था उसमें जाना है, यानी WPJU_options, हाँ, इस वाले में जाना है। ओके, इस वाले टेबल में जा रहे हैं, ये सब न्यू सर्वर में हो रहा है। ओके, इसलिए चेंज करना है क्योंकि जो साइट का जो URL है ना, वो अभी भी पुराना वेबसाइट दिखा रहा है। तो होगा ये कि जब हम लोग
ये वेबसाइट ओपन करेंगे तो हम लोग पुराना वाले में रिडायरेक्ट हो जाएंगे। ओके, तो हमें ये वेबसाइट जो है, हाँ हमने तो ये वेबसाइट का नाम देना है, तो इस पर डबल क्लिक करेंगे और ये नाम इस तरह से चेंज कर देंगे। ये हो जाएगा साइट यूआरएल और सिमिलरली होम यूआरएल को भी। ध्यान से, हाँ गड़बड़ ना हो। चेंज हो गया, वेरी गुड वेरी गुड। और जो ईमेल है वो हमारा ये रहा। और एडमिन ईमेल, अच्छा एडमिन ईमेल जो है वो क्लाइंट का जो ईमेल है वो क्या है ना, वो तो हमें फिर देना होगा इन्फो, ये हम रख सकते हैं। ठीक है, अभी यही था ईमेल, तो हम लोग ये ईमेल यहाँ पे डबल क्लिक करके चेंज कर देंगे। इस केस में यही था ईमेल, इसलिए कोई टेंशन का नहीं है, लेकिन यदि क्लाइंट कहता है कि उसे अलग ईमेल चाहिए तो उसे हम अलग ईमेल दे देंगे। ओके, तो हम लोग जो स्टेप्स था, पुराना सर्वर का काम कर लिया, न्यू सर्वर का सारा कर लिया। हाँ, एसएसएल और वर्डप्रेस इंस्टॉल कर दिया है, टेबल का प्रीफिक्स डब्ल्यूपी कॉन्फ़िग फाइल में चेंज कर दिया, डब्ल्यूपी कंटेंट फोल्डर को रिप्लेस कर दिया, डेटाबेस जो था उसे भी हमने रिप्लेस कर दिया न्यू कंटेंट से, और डब्ल्यूपी ऑप्शंस टेबल में जाके साइट यूआरएल, होम यूआरएल और एडमिन ईमेल चेंज कर दिया। तो होपफुली अब हमारा जो वेबसाइट है वो सक्सेसफुल हो जाए। तो वेबसाइट क्या था, ये था, और हम लोग वेबसाइट को ओपन करते हैं इनकॉग्निटो मोड में। ठीक है, हाँ ये हमारा वेबसाइट का यूआरएल है। अच्छा, और ये जो नॉर्मल जो विंडो था ये हमारा था jagannath.wpautomn.com। यहाँ पे जो वेबसाइट था है ना, ऐसा दिख रहा है, और जो न्यू वेबसाइट है वो है, वो भी ऐसा ही दिख रहा है, यानी कि वेबसाइट का सारा कंटेंट मूव हो चुका है। लेकिन अभी भी 3-4 स्टेप्स और बचा हुआ है, तो वो हम लोग चेक कर लेते हैं क्या है स्टेप्स। एक तो ये स्टेप्स है कि ये जो बैकग्राउंड का इमेजेस है, हाँ या फिर ये इमेज है, ये इमेज मूव हुआ है या नहीं हुआ है, इस पे कभी कभी कंफ्यूजन रहता है, डाउट होता है, या जो लिंक रहता है ना, ओके ये जैसे रीड मोर का जो लिंक है यहाँ पे फाइनेंस के नीचे, ये अभी जा रहा है पुराने वाले साइट पे, ये नीचे में लेफ्ट साइड में पता चल जाएगा, या फिर राइट क्लिक करके इसे इंस्पेक्ट करते हैं, रीड मोर, ये जा रहा है ahref=jagannath.w, यानी ये डेमो सर्वर में जा रहा है ना। यदि ये वेबसाइट अभी लाइव हम लोग कर देंगे ना तो ये गलत जगह जाएगा, तो ये सब हमें फिक्स करना है। तो उसके लिए ये स्टेप 4 है, बेटर सर्च रिप्लेस, एक प्लगइन है वो इंस्टॉल करके इसे डेटाबेस में चेंजेस करना है। ठीक है, तो स्टेप नंबर 3 में आते हैं। आफ्टर वेबसाइट इज मूव, यूज द लॉगिन ऑफ डेमो सर्वर टू लॉग इन टू न्यू साइट। तो न्यू साइट में जो लॉगिन करना है हमें वो करना होगा /wp-admin, जो भी डेमो सर्वर का लॉगिन था, यूज़र आईडी पासवर्ड था, सेम चीज़ यहाँ आएगा। वेरीफाई करना है, वेरीफाई हो गया, तो ये जो यूज़र आईडी था ये डेमो सर्वर का ही लॉगिन है, हाँ वही काम करेगा। यूज़र आईडी डाल दिया हमने और हम लोग लॉगिन कर लिए हैं हम लोगों ने। Okay, after website is moved, use the login of demo server to log into new site. Then create a new admin ID and delete the demo server. Okay, तो ये ध्यान देना है, डेमो सर्वर तो आप लोग का सर्वर रहेगा ना, तो आप लोग के सर्वर में जो यूज़र आईडी रहेगा वो डिलीट कर देना है और न्यू एक एडमिन यूज़र क्लाइंट के लिए बना देना है। तो हम लोग यूज़र्स में जाएंगे और यहाँ एक न्यू यूज़र आईडी बनाएंगे क्लाइंट के लिए, ऐड न्यू करेंगे, वहाँ पे जो क्लाइंट का यूज़र आईडी एंड पासवर्ड होगा बोलेगा क्लाइंट, तो उसके लिए एक न्यू यूज़र आईडी बना देंगे और फिर यहाँ से लॉग आउट कर देंगे, नए वाले जो अकाउंट से लॉगिन करके ये वाला जो यूज़र आईडी है इसे हम लोग डिलीट कर देंगे। इस केस में हम लोग नहीं कर रहे हैं ऐसा, ठीक है। और जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस है वो है बेटर सर्च रिप्लेस नाम का प्लगइन डालना है, ठीक है। हम लोग अब प्लगइन्स में जाएंगे, ऐड न्यू एंड बेटर सर्च रिप्लेस नाम का प्लगइन को इंस्टॉल करना है, देन एक्टिवेट कर देना है। ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारा जो लिंक वगैरह है वो फिक्स नहीं हुआ है, वो ठीक करना है। बेटर सर्च रिप्लेस जो प्लगइन है वो
टूल्स, हाँ टूल्स के अंदर बेटर सर्च रिप्लेस, इस पर जाएंगे। ओके, अब करना क्या है हमें, जो हमारा पुराना वेबसाइट था, डेमो सर्वर था, वो ये था जगन्नाथ डॉट डब्ल्यू पी ऑटम, और जो न्यू वेबसाइट है वो है ये वाला। तो ये जो जगन्नाथ डॉट डब्ल्यू पी ऑटम डॉट कॉम को रिप्लेस कर देना है आर सी सेल प्लेन डॉट कॉम से। तो पहले हम लोग टेस्टिंग करेंगे कि ये जगन्नाथ डॉट डब्ल्यू पी ऑटम कितने जगह आ रहा है, सर्च फॉर दिस टर्म। अभी रिप्लेस नहीं करेंगे, सारा टेबल को एक एक करके सेलेक्ट कर लेंगे, सारे टेबल में ये वाला टर्म को, ये वाला भी चेक रहने देंगे, चेक मार्क, इफ चेक्ड नो चेंजेस विल बी मेड टू द डेटाबेस। हाँ, कुछ भी गड़बड़ नहीं होना है यहाँ पे, जो भी कुछ भी कर दिया सीधा डेटाबेस में चेंज हो जाएगा। तो पहले अभी हम लोग ड्राई रन कर रहे हैं, ड्राई रन मतलब टेस्टिंग हो रहा है। ये वाले टर्म को हम लोग, सारा डेटाबेस हमने सेलेक्ट कर लिया, ऐसे पकड़ेंगे शिफ्ट दबा के सब एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। सारा टेबल में हम लोग ये वाला टर्म को सर्च कर रहे हैं, बस अभी सिर्फ सर्चिंग चल रहा है। और टेस्ट ड्राई रन हो गया, 12 टेबल था उसमें 385 टाइम्स जो है हमारा नया वेबसाइट में पुराना वाला डेमो का अभी भी लिंक है, हाँ अभी भी रेफरेंस है। तो ये 385 टाइम्स जो है इसको हम लोग चेंज करना है, इसको हम लोग रिप्लेस कर देना है इस वाले लिंक से, क्योंकि ये हमारा न्यू वेबसाइट है ना, रिप्लेस विथ दिस। सारा टेबल सेलेक्टेड है और इस बार ये चेक मार्क को हटा देंगे तो डेटाबेस में सच में काम चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब सब कुछ ठीक रहा तो सही से चेंज हो जाएगा। ओके, तो ये डायरेक्ट डेटाबेस में जाके चेंज हो रहा है हमारा। और ड्यूरिंग द सर्च रिप्लेस 12 टेबल्स वर सर्च एंड 385, यानी कि सक्सेस हो गया है। और यहाँ पे हम लोग क्लिक हियर करेंगे तो एक पॉपअप खुलेगा और यहाँ पे बता देगा कि ये वाला पोस्ट नाम का टेबल में इतना टाइम्स क्या, और ये सब। ठीक है, और जो वेबसाइट हम लोग चेक कर लेते हैं। वेबसाइट का ये वाला जो लिंक था, इसमें प्रॉब्लम था ना, रीड मोर जो था वो डेमो सर्वर पे जा रहा था, अभी ये देखो सही हो गया ना, AHREF RC साई प्लेन का अंदर ही अंदर अब जा रहा है। हाँ, पहले जो पुराना लिंक था वो सब अब चेंज हो गया है, वो अब न्यू वेबसाइट में ही जा रहा है। तो ऐसा अब नहीं होगा कि हम क्लिक करेंगे और डेमो सर्वर में नहीं जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट केस था। एक केस और है, ये जो बैकग्राउंड का जो इमेज है ये मेरे ख्याल से अभी भी पुराने सर्वर से ही आ रहा होगा। तो हमने राइट क्लिक किया यहाँ और इंस्पेक्ट किया, तो ये जो राइट साइड दिख रहा है जगन्नाथ डॉट डब्ल्यू पी ऑटम, ये पुराना, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये एलिमेंटर से बना था ना। अच्छा, ये स्टेप 5 है। हाँ, एलिमेंटर से ये पेज बना था, तो एलिमेंटर में ये जो बैकग्राउंड का जो इमेज है ये CSS फाइल में एक्चुअली स्टोर होता है। हाँ, और CSS फाइल जो होता है वो डेटाबेस में तो होता नहीं है। अभी जो हमने बेटर सर्च रिप्लेस से जो भी चेंजेस किया वो डेटाबेस के अंदर जाके चेंज हुआ, और CSS का जो फाइल रहता है वो स्टोर होता है, हम लोग दिखा रहे हैं न्यूज़, हमारा जो सर्वर है इसके WP कंटेंट में जाएंगे, अपलोड्स, फिर एलिमेंटर। हाँ, एलिमेंटर जो है इसका जो CSS फाइल है यहाँ पे स्टोर हो रहा है, तो ये फाइल सर्वर पे है, डेटाबेस में नहीं है। तो यहाँ इसका भी एक सिंपल सॉल्यूशन है, हम लोग जाएंगे एलिमेंटर के सेटिंग्स में, एंड स्टाइल नहीं, एडवांस, हाँ एडवांस में गए, CSS प्रिंट मेथड को चेंज कर देंगे, इंटरनल एम्बेडिंग कर देंगे और फिर से एक्सटर्नल फाइल कर देंगे। तो 2 बार चेंजेस कर दिया हमने ना, तो वो सारा ऑटोमेटिकली जो CSS फाइल फिर से वो जनरेट कर लेगा, रीजनरेट करेगा CSS फाइल को, और उससे ये होना चाहिए। इस बार हम लोग जब रिफ़्रेश करेंगे वेबसाइट को तो होपफुली ये बैकग्राउंड इमेज हमारे नए सर्वर से ही शो होना चाहिए। राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करते हैं और यहाँ पे जो इमेज है RC साई प्लेन है। हाँ, तो हमारा फिक्स हो गया है। ओके, तो फाइनली जो है वेबसाइट हमारा मूव हो चुका है पुराने सर्वर से न्यू सर्वर पे। ये एक लेंदी ट्यूटोरियल था, इसलिए भी हो गया क्योंकि काफ़ी धीरे धीरे मैंने बताया आप लोगों को कि कैसे सारा स्टेप्स करना है, लेकिन ये स्टेप्स फॉलो करके हम लोग बहुत बड़ा से बड़ा वेबसाइट भी ईजिली मूव कर सकते हैं। हाँ, सिर्फ वेट क्या करना होता है, वो डाउनलोड करने के समय फाइल को और अपलोड करने के समय। हाँ, बाकी जो स्टेप्स है वो सेम रहेगा, कैसे डेटाबेस को चेंज करते हैं,
कैसे WP कॉन्फ़िग फाइल को जाके टेबल का प्रीफिक्स चेंज करते हैं, वो सब इंपॉर्टेंट केस है। तो एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं फिर से। तो स्टेप्स जो रहेगा, पुराना सर्वर में WP कंटेंट फोल्डर को जिप करके बैकअप ले लो, ये वाला। WP कॉन्फ़िग फाइल को पुराना वाला सर्वर से ले लो और उसको डेमो फटाफट रीनेम कर दो ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। इस फाइल का हमें ज़रूरत पड़ेगा वो टेबल प्रीफिक्स के लिए। और बैकअप डेटाबेस का बैकअप लेना है, ये डेटाबेस हो गया। और नए वाले सर्वर में SSL डालो, वर्डप्रेस को इंस्टॉल करो। और जो नए वाले सर्वर में जब हम लोग वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे तो सारा फाइल आ जाता है। हाँ, तो WP कंटेंट भी आ जाएगा। WP कॉन्फ़िग फाइल जो रहेगा उससे ओपन करेंगे और वहाँ पे टेबल का जो प्रीफिक्स है वो पुराना वाला सर्वर में जो भी टेबल का प्रीफिक्स था वही रखेंगे, ध्यान देना है, क्योंकि पुराना सर्वर में टेबल का प्रीफिक्स अलग रहेगा और नया सर्वर में टेबल का प्रीफिक्स अलग रहता है। हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि नहीं होगा ना, आप नहीं चेंज करेंगे तो वेबसाइट काम नहीं करेगा। और रिप्लेस WP कंटेंट फोल्डर को डिलीट करके नया वाला जिप फाइल डाल देंगे, हो गया। अच्छा, फिर डेटाबेस में जाएंगे। हाँ, WP कॉन्फ़िग फाइल में हमें पता चल जाएगा कि डेटाबेस का क्या नाम है। हो सकता है नया जो सर्वर है उसमें बहुत सारा वेबसाइट है तो बहुत सारे डेटाबेस होगा। तो WP कॉन्फ़िग फाइल से एक्यूरेटली कौन सा डेटाबेस में जाना है वो डेटाबेस में हम लोग जाएंगे और उस डेटाबेस में सारा जितना भी टेबल है सबको ड्रॉप करेंगे। हाँ, तो कोई भी टेबल नहीं रहेगा, एकदम ब्लैंक डेटाबेस रहेगा। और पुराना सर्वर का जो SQL फाइल था वो हम लोग वहाँ पे इंपोर्ट कर देंगे। और जब वो हो जाएगा तो हम लोग ये वाला टेबल में जाएंगे, WP ऑप्शंस नाम के टेबल में। तो WP जो प्रीफिक्स है ये यूजली चेंज रहेगा, ये एक जेनरिक नेम है कि WP। तो यहाँ पे हमारा शायद था WPJU नाम का था ना। हाँ, WPJU अंडरस्कोर। तो ध्यान देना है कि अंडरस्कोर के बाद ऑप्शंस वाला जो टेबल है उसमें जाना है और वहाँ पे साइट URL जो है वो न्यू वेबसाइट का देना है, क्योंकि हम लोग जब इंपोर्ट किया तो वो तो साइट URL डेमो सर्वर का आ जाएगा। होम जो URL है वो भी पुराना डेमो सर्वर का आ जाएगा और एडमिन ईमेल भी पुराना रहेगा, तो एडमिन ईमेल भी चेंज कर देंगे, ये तीनों चीज़। तो ये करने से हमारा वेबसाइट मूव हो जाएगा और लाइव भी हो जाएगा। ओके, तो न्यू सर्वर में न्यू जो वेबसाइट होगा उसमें लॉगिन करने के लिए जो पुराना डेमो सर्वर का जो यूज़र आईडी एंड पासवर्ड था ना वही होगा, वही काम करेगा। तो उससे हम लोग लॉगिन करके न्यू लॉगिन वगैरह बना लेंगे और क्लाइंट के लिए, और पुराना जो डेमो वाला लॉगिन था वो हम डिलीट कर देंगे, वो इजी चीज़ है। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट आता है कि बेटर सर्च रिप्लेस नाम का जो प्लगइन है उसे इंस्टॉल करके जो भी लिंक्स था वो हम लोग चेंज कर देंगे। तो पुराना जो डेमो सर्वर का वेबसाइट का नाम ये था और नया जो वेबसाइट था उसका नाम ये था। हाँ, यहाँ पे HTTP और डैश वगैरह नहीं देने जाएंगे, है ना। जैसे ये है ना, यहाँ पे पूरा HTTPS ये सब देने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि HTTPS तो पुराने में भी है और नए में भी है। तो सिंपली हम लोग ये जगन्नाथ.wp ऑटम दिया और यहाँ पे ये वाला नाम दे के रिप्लेस कर दिया। इससे क्या होगा कि जैसे लिंक वगैरह होता है ना वो सब ठीक हो जाता है। और कभी कभी के और फिर जो स्टेप 5 है वो एलिमेंटर का बैकग्राउंड है। तो इस केस में एलिमेंटर हम लोग यूज़ कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे केस में एलिमेंटर यूज़ नहीं होगा। तो उस केस में ये जो बैकग्राउंड इमेज है वो चेंज ही नहीं होगा, वो CSS फाइल में जाके ही ठीक करना होगा हमें लिंक। तो जो भी CSS फाइल रहेगा वहाँ जाना होगा और वहाँ पे लिंक को चेंज करना होगा। ओके, यहाँ तो एलिमेंटर में बहुत ईजिली हो गया, क्योंकि बस इंटरनल एम्बेडिंग और एक्सटर्नल एम्बेडिंग पे क्लिक कर दिया 2 बार और ओके करने पे ठीक हो गया। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जरूरी नहीं ना कि हर वेबसाइट एलिमेंटर से बना हो। तो उस केस में हमें क्या होगा, 50 पेज है तो 50 पेज में जाना होगा और जहाँ भी बैकग्राउंड इमेज होगा वहाँ पे चेंज करना होगा। ये एक वो टाइम टेकिंग टास्क है, लेकिन स्टेप 5 को करना होगा। ठीक है, तो होपफुली इस ट्यूटोरियल को आप फिर से देखेंगे। यदि प्रॉब्लम होगा तो फिर से देखिए, मैंने सब कुछ कवर किया है। फिर भी यदि कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट्स में लिखिए कि क्या प्रॉब्लम है और मैं आंसर देने का कोशिश करूँगा। ठीक है, टेक केयर एंड थैंक यू।